आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है मेहंदी नगर की, जहाँ पवन अपनी पत्नी रिया और बेटी सृष्टि के साथ रहता था। पवन बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। गांव के सभी लोग पवन और उसके परिवार की बहुत इज्जत करते थे। धीरे धीरे सृष्टि भी बड़ी हो रही थी और साथ ही साथ पवन और उसकी पत्नी रिया की चिंता भी बढ़ रही थी कि अब उनकी बेटी बड़ी हो रही है तो उसके हाथ पीले करने हैं। सब कैसे होगा और उन दोनों को बस एक ही चिंता सताए रहती थी कि उनकी बेटी का नसीब न जाने कैसे निकलेगा। एक दिन रिया पवन से कहती है, अजी सुनिए, मैं सोच रही थी कि अभी तो हमें सृष्टि की शादी नहीं करनी है, लेकिन जैसे जैसे हमारी बेटी बड़ी हो रही है उसकी शादी की चिंता के साथ साथ मुझे उसके नसीब की भी चिंता होती है। आप तो जानते ही है, हमारे पड़ोस में जो मीना बहन रहती है उन्होंने कितनी धूमधाम से अपनी लड़की की शादी करी थी। पूरे गांव ने उनकी शादी की तारीफ करी थी, लेकिन देखो ना बेटी का नसीब कैसा निकला। थोड़े ही टाइम बाद उसके दामाद ने उसकी बेटी को छोड़ दिया। आज शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और बेटी घर पर है। आजकल का जमाना देखकर मुझे हमारी बेटी के नसीब की बड़ी चिंता होती है। तुम सही कह रही हो रिया, मैं भी दिन रात इसी चिंता में लगा रहता हूँ कि न जाने हमारी बेटी का नसीब कैसा निकलेगा, क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चे का भला सोचकर ही अपनी बेटी का हाथ किसी अनजान आदमी के हाथ में देते हैं, लेकिन पता नहीं आगे उसका नसीब कैसा निकले। माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाते, नसीब के आगे वो भी हार जाते हैं। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि मेरी बेटी जितनी यहाँ खुश है उससे ज्यादा अपने ससुराल में खुश रहे। और तू चिंता मत कर, हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारी बेटी के साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा, उसे एक अच्छा जीवन साथी ही मिलेगा। रिया और पवन को चिंता तो बहुत रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मन को समझा लेते हैं और कुछ साल बाद सृष्टि के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। एक दिन सृष्टि के लिए एक बहुत बड़े हलवाई का रिश्ता आता है। लड़का देखने में भी अच्छा खासा था, कमाता भी बढ़िया था। उसका नाम दुष्यंत था। रिया और पवन को उसका घर परिवार बहुत अच्छा लगता है और वो जांच पड़ताल करके सृष्टि की शादी दुष्यंत से करा देते हैं। सृष्टि दुल्हन बनकर दुष्यंत के घर आ जाती है। दोनों अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से बिताते हैं। सृष्टि ने भी दुष्यंत का हाथ बटाना शुरू कर दिया और वो बहुत ही स्वादिष्ट मोतीचूर के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। दुष्यंत अपनी दुकान पर अपनी पत्नी के हाथ से बने मोतीचूर के लड्डू रखता है। तभी उसका पहला ग्राहक उन लड्डू को खाकर कहता है, अरे भाई दुष्यंत, ये मोतीचूर के लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने आज से पहले आपकी दुकान पर इतने स्वादिष्ट लड्डू नहीं खाए हैं। मुझे तो इतने स्वादिष्ट लगे हैं कि तुम एक काम करो, 5 किलो बांध दो। मैं अपने परिवार को जाकर खिलाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि देखो मैं उनके लिए कितने स्वादिष्ट लड्डू लेकर आया हूँ। सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ भाई ले लो, तुम्हें पसंद आए हैं तो मैं अभी इन्हें पैक कर देता हूँ और गांव के बाकी लोगों को भी बताना ताकि वो भी मेरी दुकान पर आकर ये लड्डू खाकर देखें। ग्राहक गांव में जाकर जितने भी लोग उसे मिलते हैं सबको मोतीचूर के लड्डू के बारे में बता देता है। फिर गांव के ज्यादातर लोग मोतीचूर के लड्डू खाकर देखने लगे। सबको इतने पसंद आते हैं कि सुबह से ही मोतीचूर के लड्डू के लिए भीड़ लग जाती है और दोपहर तक सारे लड्डू खत्म हो जाते हैं। दुष्यंत ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी पत्नी के हाथ में तो जादू है और उसका धंधा बहुत अच्छे से चलने लगा। एक दिन लड्डू बनाते समय लड्डू की गर्म चाशनी सृष्टि के चेहरे और हाथ पर डल जाता है, जिससे सृष्टि जल जाती है और उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। दुष्यंत ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे दुष्यंत का मन सृष्टि की तरफ से हटने लगता है। सृष्टि पहले की तरह लड्डू बनाना शुरू करती है। दुष्यंत का काम दिन पर दिन और अच्छा होने लगा। एक दिन गांव के मुखिया ने दुष्यंत को बुलाया और उससे कहा, आओ दुष्यंत भाई, तुम्हारी तो आजकल हम बहुत तारीफ सुन रहे हैं। सुना है कि तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू तो आसपास के गांव में भी इतने फेमस हो गए हैं।
मुझे तुमसे काम था। दरअसल मेरी बेटी पूजा का विवाह है, तो उसके लिए मुझे 2000 लड्डू का ऑर्डर देना था। क्या तुम बना पाओगे? दुष्यंत ये सुनकर बहुत खुश होता है। अचानक ही मुखिया की छोटी बेटी नीलम आ जाती है। दुष्यंत उसे देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है। मुखिया भी उसे देख लेता है। मुखिया के मन में विचार आता है, दुष्यंत मेरी बेटी को इतना घूर कर देख रहा है, इसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। और मेरी बेटी नीलम एक नंबर की आलसी है, और जितने भी इसके लिए रिश्ते आए इसने सबको भगा दिया। अब इससे कोई विवाह नहीं करेगा। अगर मैंने दुष्यंत को इस विवाह के लिए मना लिया तो इसका भी घर भस जाएगा और मेरे सर से बला भी टल जाएगी। इतना ही सोचकर मुखिया दुष्यंत को कहता है, क्या सोच रहे हो दुष्यंत? मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में पता है। इतनी बदसूरत पत्नी के साथ तुम रह भी कैसे सकते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। मुखिया जी, दूसरा विवाह तो मैं कर लूं, लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और फिर मैं एक हलवाई भी हूँ। मुझे अपनी बेटी कौन देगा? मेरी पहली पत्नी तो गरीब की बेटी है जिसने अपनी बेटी मुझे दे दी। अब मुझे कौन अपनी बेटी देगा? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं अपनी बेटी नीलम का विवाह तुमसे कर दूंगा, क्योंकि तुम अच्छा खासा कमाते हो। इतनी अच्छी और बड़ी दुकान है तुम्हारी, और भगवान ने चाहा तो तुम 1 से 2 दुकान कर लोगे। दुष्यंत ये बात सुनकर राजी हो जाता है। फिर मुखिया अपनी बेटी की शादी कर देता है। नीलम और दुष्यंत शादी करके घर आ जाते हैं। सृष्टि ये सब देखकर बुरी तरह टूट जाती है और वो अपने मायके लौट जाती है। सृष्टि को मायके में देखकर उसके माँ बाप भी पूरी तरह टूट जाते हैं और वो भगवान को कोसने लगते हैं कि उसकी बेटी के नसीब में ये सब दुख क्यों लिखे। अपनी बेटी की चिंता में सृष्टि के माता पिता कुछ समय बाद ही चल बसे और सृष्टि अनाथ हो गई। उधर थोड़ी दिन बाद ही दुष्यंत अपनी पत्नी नीलम से कहता है, नीलम, सृष्टि तो घर चली गई है, अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब तुम मोतीचूर के लड्डू बनाओ और इतने ही स्वादिष्ट बनाना जितने सृष्टि बनाती थी, ताकि मेरा काम अच्छा चले। ओ हलवाई, तेरा दिमाग चल गया है। मुझे कोई लड्डू बनाने नहीं आते, मुझे तो खाना बनाना तक नहीं आता, और मुझसे किसी काम की उम्मीद मत करना। मैं घर का कोई काम नहीं जानती हूँ। मुझे सिर्फ एक ही काम करना आता है, वो है फैशन करना। और तुम अपने लिए खाना बनाओगे तो मेरे लिए भी बना देना। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है। दुष्यंत ये सब बातें सुनकर चौंक जाता है। वो नीलम को कुछ कह भी नहीं सकता था। फिर क्या था?